हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सब इंसान एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखते हैं? अरे भाई, अगर एक जैसे दिखते तो पता कैसे चलता कि कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसकी वाइफ है, कौन किसका बेटा है। हम सभी इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं। हमारा स्किन कलर, हमारी आईज की स्ट्रक्चर, हमारी हाइट, हमारा सोचने बोलने का अंदाज, सभी एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम मैनकाइंड एक स्पीशी हैं और इस दुनिया में, इस ज़मीन पे तकरीबन 9 अरब से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। सभी एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखते हैं, सभी एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पीशीज़ ज़मीन पे एग्जिस्ट करती हैं या कहीं और एग्जिस्ट करती हैं, कहीं और का तो पता नहीं, ज़मीन पे जितनी ज़्यादा लिविंग की स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो सभी, उन सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जो कि उनको एक दूसरे से डिफरेंट करवाता है। इसको हम वेरिएशंस कहते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली में, एक ही फैमिली के मेम्बर्स, एक ही माँ बाप की औलाद, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, किसी का स्किन का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये छोटी छोटी जो तब्दीलियां हैं, ये छोटी छोटी जो चेंजेस हैं, इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। ये जो चेंजेस हैं एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स में, इसको हम वेरिएशंस कहते हैं। अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये वेरिएशन या ये डिफरेंस क्यों है हम सभी अगर एक ही, हम सब की जो शुरुआत एक जैसी है या हम सब एक ही नस्ल से आ रहे हैं, तो हम ये तब्दीलियाँ कैसे आईं, ये वेरिएशंस कैसे आईं, ये वेरिएशन क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, आज के टॉपिक में इस बात पे डिस्कस करेंगे। अब वेरिएशंस की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह यहाँ पे साइंटिफिकली हम डिस्कस करते हैं म्यूटेशन को। म्यूटेशन का मतलब है हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स या जीन के अंदर छोटी छोटी चेंजिंग्स। ये चेंजिंग्स कब आती हैं? ये चेंजिंग्स तब आती हैं, ये चेंजिंग्स तब आती हैं जब हमारे सेल डिवाइड हो रहे होते हैं और इनसे गैमेट्स बन रहे होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान या गैमेटोजेनेसिस के दौरान, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर जब गैमेट्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, और इस शेयरिंग की वजह से डिफरेंट केमिकल चेंजेस, एक क्रोमोसोम, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डिफरेंट केमिकल्स की शेयरिंग होने की वजह से जो चेंजेस हुई हैं इन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो हमारे केमिकल्स, जो हमारे क्रोमोसोम्स में चेंजेस ला सकती हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स, बहुत सारी ऐसे रेज हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स या केमिकली इन जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस ला सकती हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंजेस हो गई हैं, अब ये चेंजेस क्रोमोसोम्स की हमारी आने वाली पीढ़ी में मुंतकिल होंगी, आने वाली जनरेशन में मुंतकिल होंगी, तो ये क्रोमोसोम्स की जो चेंजेस हैं ये म्यूटेशन कहलाती हैं। और ये म्यूटेशन पहला सबब है हमें वेरिएशन होने का। इसी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर शिफ्ट हुए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर शिफ्ट हुए, दूसरे स्पीशी, दूसरे मेंबर के अंदर, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो ये म्यूटेशंस क्रोमोसोम्स के अंदर हुई हैं ये हेरिटेबल वेरिएशंस कहलाती हैं, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुई हैं, फिर वो अगली नस्ल में वो चेंजेस मुंतकिल होंगी। तो इस तरह ये जो वेरिएशंस होती हैं, इस तरह की जो चेंजिंग्स होती हैं, ये हेरिटेबल कहलाती हैं। दूसरी जो वेरिएशंस होती हैं जिन्हें हम एनवायरमेंटल वेरिएशंस कहते हैं। ये एनवायरमेंटल वेरिएशंस वो वेरिएशन है जो कि हम पैदा होने के बाद यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे एक ही फैमिली के 2 इंडिविजुअल्स डिफरेंट कंडीशंस में रह रहे हैं, एक बंदा जो है किसी थर के दूर किसी गाँव में रह रहा है और एक इंडिविजुअल जो है किसी मॉडर्न सिटी में रह रहा है, तो उसका स्टाइल, उसकी फिजिकल लुक चेंज होगी बनिस्बत जो कि रिमोट विलेज में रह रहा है। या फिर हम यहाँ पे ज़मीन पे पैदा होने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, अपने मसल्स डेवलप करते हैं, अपने बाइसेप्स डेवलप करते हैं, या हमारी न्यूट्रिशन, खाना जो है, न्यूट्रिशन जो है, जिसकी वजह से भी हम इंडिविजुअल्स के अंदर, अगर एक फैमिली मेम्बर को अच्छी न्यूट्रिशन मिले और दूसरे फैमिली मेम्बर को किसी कम न्यूट्रिशन मिले तो फिर भी उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होती हैं, इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंस आ जाते हैं। ये भी वेरिएशंस हैं, लेकिन ये एनवायरमेंटल वेरिएशंस कहलाते हैं। या फिर अगर एक इंडिविजुअल ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहा है, दूसरा इंडिविजुअल जो है किसी गर्म एनवायरनमेंट में धूप में ज़्यादा टाइम रहता है, तो स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी स्किन के कलर में वेरिएशन आ जाती है। या फिर एक्सरसाइज करने से बॉडी हाइट बढ़ती है या किसी की कम रह गई है, तो ये भी वेरिएशंस जो हैं वो एनवायरमेंटल वेरिएशन कहलाती हैं।
वेरिएशन का तीसरा जो सबब है वो है, वेरिएशन का जो थर्ड रीजन है वो ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर गैमेट्स बन रहे होते हैं तो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली सेग्रीगेट होते हैं, जो कि मेंडल ने कहा था। ये क्रोमोसोम्स जो है सेपरेटली गैमेट्स के अंदर सेग्रीगेट होकर मुंतकिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी सेल से दो जर्म सेल बने हैं तो एक क्रोमोटाइड एक सेल के अंदर गया है, एक गैमेट के अंदर गया है, दूसरा क्रोमोटाइड डिफरेंट सेल के अंदर गया है, तो फिर दोनों जो नए गैमेट्स बने हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि क्रोमोसोम का जो पेयर था वो डिफरेंट हो चुका है, डिफरेंट हो गया है ओवरलैपिंग के बाद। और फिर जो है जो गैमेट्स बने हैं उनके अंदर डिसिमिलर क्रोमोटाइड गए हैं। फिर अब ये डिसाइड होगा कि कौन सा गैमेट जाकर फ्यूज होगा अपोजिट जेंडर के गैमेट के साथ और जाइगोट बनेगा। एक एवरेज मेल जो है वो तकरीबन 150 मिलियन से लेकर 250 मिलियन तक स्पर्म रिलीज करता है इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। अब उन 150 मिलियन में से सिर्फ एक सेल जाकर एग से फ्यूज होता है। अब वो कौन सा स्पर्म सेल जो फ्यूज होगा ये उस सेल की स्ट्रेंथ पे, उसकी मोटिलिटी पे, उसकी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये तमाम जो स्पर्म्स थे, तमाम स्पर्म सेल जो थे वो उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स का मटेरियल था वो डिफरेंट था। जो फर्टिलाइजेशन हुई है ये भी इफेक्ट करती है हमारी एवोल्यूशन को। ये भी एक रीज़न है एक इंडिविजुअल के डिफरेंट एक ही फैमिली के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में वेरिएशंस आने का। अब ये जो वेरिएशंस होती हैं यही रीज़न है हम सब में एवोल्यूशन का। अब जो वेरिएशंस हम में हुई हैं, हम में जो डिफरेंसेस हुए हैं, इसी वजह से हज़ारों सालों से एक इंसान जो है दूसरे इंसान से डिफरेंट पैदा हो रहा है और डिफरेंसेस जो हैं वो कॉज कर रहे हैं हम में वैरायटी ऑफ लाइफ, हम सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज हैं। ये चेंज जो है ग्रेजुअली टाइम टू टाइम हुई है, हज़ारों सालों से ये जो चेंजेस हम में आई हैं यही वजह है कि हज़ारों सालों पहले का मौजूद इंसान और हम इंसानों में दिन रात का फ़र्क है, या हज़ारों साल पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म या उनके फॉसिल्स जो हैं और आज के ऑर्गेनिज्म में दिन रात का डिफरेंस है। वजह यह है कि ये स्लोली चेंजेस आई हैं इनके अंदर, इन्होंने अपने अंदर इन्वायरमेंटल वेरिएशंस को अडॉप्ट किया है, इन्होंने तमाम ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जेनेटिकल वेरिएशंस लेकर आए हैं और ये जेनेटिकल वेरिएशन जो हैं ये सबब बनी है इतनी वैरायटी ऑफ लाइफ का। इसी वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसे समझे एक पौधा है उनके अंदर ये डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हैं। तो इन वेरिएशन और एवोल्यूशन पे चार्ल्स डार्विन की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च है। चार्ल्स डार्विन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें दी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जैसा शाहकार हमें दिया। चार्ल्स डार्विन की पैदाइश बरतानिया की है। वो सन 1809 में बरतानिया में पैदा हुए। उनकी सारी फैमिली मोस्टली या तो फिर डॉक्टर्स मेडिकल से रिलेटेड थे या तो फिर उनकी सारी फैमिली एक पढ़ा लिखा खानदान था और उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप ये चाहते थे, चार्ल्स डार्विन के माँ बाप ये चार्ल्स डार्विन के फादर रॉबर्ट डार्विन ये चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। लेकिन चार्ल्स डार्विन का ध्यान कहीं और था, क्योंकि उनकी स्कूल में एक टीचर थे, उनका नाम था स्टीवन हंसलो। वो एक जियोलॉजिस्ट थे। तो चार्ल्स डार्विन पे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और चार्ल्स डार्विन भी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो वो चार्ल्स डार्विन भी ये चाहते थे कि वो अपने टीचर के जैसे बने। तो उनके टीचर ने उनको एक बुक पढ़ने के लिए दी थी जिनका नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जो कि सर चार्ल्स लॉयली ने लिखी थी। इस बुक को पढ़कर चार्ल्स डार्विन के अंदर ये ख्याल आया, उनके अंदर ये तजस्सुस हुआ कि क्यूरियोसिटी उनके अंदर ये पैदा हुई कि वो भी जियोलॉजिस्ट बनेंगे और ज़मीन पे अर्थ पे रिसर्च करेंगे। तकरीबन 20 साल की उम्र में वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दुनिया के सफ़र पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट उनको अलाउ नहीं करते। बाद में इन्हीं टीचर स्टीवन हंसलो के कहने पे उनके पेरेंट्स, उनके फादर उनको परमिशन दे देते हैं कि इनको भले ये दुनिया घूम के आए। सन 1831 में वो एक शिप पे चढ़कर दुनिया के सफ़र पे निकलते हैं। उन शिप का नाम है HM बीगल शिप था। उस पे वो चढ़कर दुनिया के सफ़र पे निकलते हैं और ये सफ़र जो है उनका 6 साल तक जारी रहा। इस सफ़र के दौरान वो पहले जब बरतानिया से निकलते हैं तो फिर पहले सीधे रियो डी जेनेरियो
आते हैं साउथ अमेरिका के कंट्री है वहाँ पे आते हैं। उसके बाद रियो डी जेनेरियो में से होते हुए वो चिली की स्टेट से होते हुए साउथ अमेरिका के आइलैंड्स गैलापागोस पे जाते हैं, जो कि अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के साउथ में 500 किलोमीटर दूर हैं। वहाँ पे जब ये जाते हैं फिर वहाँ से होते हुए वापस अफ्रीका आते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया आते हैं और फिर वापस 1836 में ये जाकर बरतानिया पहुँचते हैं। इस सफ़र के दौरान वो बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। वो देखते हैं कि यूरोप के अंदर पाए जाने वाले जानदार, यूरोप के अंदर पाए जाने वाले परिंदे, यूरोप के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट हैं साउथ अमेरिका के। साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाने ऑर्गेनिज्म में वहाँ के परिंदे डिफरेंट हैं, वहाँ के बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। और फिर जब वो गैलापागोस के आइलैंड पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लार्ज कछुए, लार्ज साइज़ के कछुए, उनकी लंबी गर्दन। यहाँ पे वो फिंच बर्ड के 13 अक़साम को डिस्कवर करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बर्ड्स जहाँ यहाँ पे रह रहे हैं ये डिफरेंट हैं यूरोप के अंदर पाए जाने वाले बर्ड से, या यूरोप के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। फिर उनके जहन में जो चीज़ें जहन में आती हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से इन परिंदों ने, इन ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। इन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म चेंजेस लेकर आता है तो उसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। तो ब्रिंगिंग द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड स्ट्राइविंग टू सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन इज कॉल्ड एडाप्टेशन। तो चार्ल्स डार्विन का ये ख्याल था कि ये जो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर ये चेंजेस हैं ये इसी वजह से आई हैं कि इन्होंने एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश की है। इन हार्श कंडीशन में इन ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश की है। इनकी जो बीक हैं उनकी साइज़ छोटी हो गई है, क्योंकि अगर यहाँ पे खाना कि जिस एरिया में उनको लगता था कि यहाँ पे फूड जो है वो हार्ड शेप का था, हार्ड स्ट्रक्चर का था, तो इनकी बीक जो है छोटी हो गई हैं ताकि वो उन फूड को तोड़ सकें। या फिर इनके अंदर यहाँ पे जिन एरिया में लगा उनको कि यहाँ पे ज़्यादा फूड अवेलेबल है, या जिन एरिया में उनको ये लगा कि यहाँ पे ज़्यादा हाइट पे फूड अवेलेबल है, तो उन वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स की गर्दन लंबी हो गई है, क्योंकि उनको ये लगा कि इन एनिमल्स ने कोशिश की है ज़्यादा हाइट से खाना तोड़ के खाने की, तो इनकी गर्दन जो है लंबी हो गई है। इसी वजह से इन बड़े बड़े टर्टल्स की गर्दन लंबी हो गई है। या फिर ये जो जिराफ हैं, ये जो वो बताते हैं कि ये जिराफ है, इनकी जो गर्दन लंबी इसी वजह से हुई है कि इन्होंने अपनी गर्दन को खींच के खाने की कोशिश की है। तो ये एडॉप्टेशन जो है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, ये वेरिएशन जो हैं इनके पीछे एनवायरनमेंट है। तो वो ये कहते हैं कि नेचर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है, लेकिन नेचर में सर्वाइव वही कर पाएगा जो कि इन हार्श कंडीशंस में फिट होगा। द फिटेस्ट विल सर्वाइव। और ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आए हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस आई हैं, इनको वो एक जो थ्योरी पेश करते हैं, वो जो एक थ्योरी पेश करते हैं उसको वो कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कंडीशन में, इन हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इन कंडीशन में ज़िंदा रह पाएगा, और जो ज़िंदा रहने की कोशिश करेगा वही बचेगा। तो नेचर जो है वो सपोर्ट करती है। तो ये थियरी जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ये बताते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, डेफिनेटली उनको नेचर नहीं सपोर्ट किया है, जिस वजह से उनके अंदर चेंजेस आई हैं। क्योंकि ये जो फिंच की जो 13 अक़साम है वो जो डिफरेंट एरियाज़ में उनको मिली थी, वो डेफिनेटली उनके अंदर जो चेंजेस आई हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ही आई हैं। उनके अंदर जो बीक की चेंज आई है, या फिर उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स या कलर की चेंजिंग आई हैं, या फिर जो एनिमल्स स्पेशली जो थे, जो जिस एरिया में रह रहे थे, और वो जो आइलैंड जिस एरिया में रह रहे थे, उस एरिया में जो स्पेशल टिपिकल जो न्यूट्रिशन या फूड जो टाइप अवेलेबल है, उसी वजह से ही जो जिस टाइप का भी न्यूट्रिशन अवेलेबल है उस वजह से ही उनके अंदर जो चेंजेस आई हैं ये नेचर की वजह से आई हैं। ये तो चेंजेस जो उनको फिजिकली नज़र आई। बाद में वो जो इनकी एनाटॉमी भी देखते हैं, यानी इन ऑर्गेनिज्म के जो अंदर जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो वो बताते हैं कि ये सारे इंडिविजुअल जो हैं बेसिकली ये एक ही नस्ल से आ रहे हैं। ये सारी फिंचेस जो हैं एक ही नस्ल की हैं, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन जो हैं उनकी बेसिक ओरिजिन सेम है।
ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम है, वो आगे चल के उनमें डिफरेंस आए हैं या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करें, उनको हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन जिनको जो बेसिकली उनकी ओरिजिन सेम है लेकिन आगे चल के उनके अंदर डिफरेंस आ गए हैं, वेरिएशंस आ गए हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल आप ये ले लें कि डिफरेंट बर्ड्स के अंदर जो उनके विंग्स होते हैं वो तकरीबन उनकी जो बेसिक उनके अंदर बोन की स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है। उनकी बोन की जो उनके अंदर उनकी जो विंग्स होते हैं उनके अंदर बोन का जो तादाद होता है या बोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो तकरीबन सेम होती है, लेकिन बाद में जाकर इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से कुछ परिंदों ने उड़ना छोड़ दिया तो उनके जो विंग्स की साइज़ थी वो कम रह गई, या कुछ परिंदों ने ज़्यादा हाइट पे उड़ना शुरू कर दिया न्यूट्रिशन पाने के लिए या फिर अपने आप को ख़तरा से बचाने के लिए, तो उनकी जो विंग्स हैं स्ट्रॉन्ग बन गई। तो विंग्स के अंदर मार्फोलॉजिकली डिफरेंस आ गया, लेकिन बेसिकली वो जो ऑर्गन है उनकी सेम स्ट्रक्चर है, सेम ओरिजिन है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन जो हैं ये एक एविडेंस है, वो बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स बेसिकली एक ही ओरिजिन से आए हैं, एक ही टाइप के स्पीशीज से, या उनके स्पीशीज़ के अंदर स्लोली चेंज आकर वो चेंज हुए, लेकिन उनकी जो ओरिजिन है वो सेम है। तो ये होमोलॉगस ऑर्गन की मौजूदगी। फिर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स, उनकी अगर स्टडी करें तो वो भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन वो केमिकल्स जो हैं बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर पे तमाम ऑर्गेनिज्म सेम है, लेकिन आगे चल के उनके अंदर चेंजेस आ गई हैं। तो चार्ल्स डार्विन ये बताते हैं कि ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इवॉल्व हुए हैं, ये निकले हैं, या ये चेंजेस आकर इन्होंने अपनी वैरायटी, इन्होंने अपने अंदर ये डिफरेंट चेंजेस लेकर आए हैं, तो इसको वो नाम देते हैं एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का मतलब है स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस इन एन ऑर्गेनिज्म। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है, चार्ल्स डार्विन ने अपनी कंप्लीट की आकर 1836 में। पब्लिश नहीं करवा सके थे वो अपनी थ्योरी, क्योंकि इससे पहले जो थ्योरी मौजूद थी उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन। लोगों का ये मानना था कि कोई नेचुरली ऐसा पावर मौजूद है जिसने ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया है, लेकिन चार्ल्स डार्विन ये बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, इनके अंदर जो चेंजेस आई हैं, ये डिसेंसी जो आई है या मॉडिफिकेशन जो आई हैं वो टाइम टू टाइम आई हैं, तो इसको वो नाम देते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। बाद में जाकर 1858 में वो अपनी बुक पब्लिश करवाते हैं और उस बुक को नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का, जिसके अंदर ये तमाम जो उनकी रिसर्च थी वो उनको पब्लिश करवाते हैं कि कैसे वो बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है कैसे उनकी कहाँ से उनकी ओरिजिन है और कैसे उनके अंदर चेंजेस आती हैं, फिर वो जाकर इस मौजूदा मकाम तक पहुँचे हैं। तो ये थी चार्ल्स डार्विन की रिसर्च और उनकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और उनकी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ये पॉइंट नोट कर लें कि उनका जो शिप HMS बीगल जो शिप था वो 27 दिसंबर 1831 को बरतानिया से निकला था और 6 साल के सफ़र के बाद वापस पहुंचा था। HMS बीगल का मतलब है हिज मेजेस्टी शिप बीगल। ये रॉयल फैमिली का जहाज़ था जो कि रॉयल फैमिली के लोगों को दुनिया भर की सैर करवाता था। कैसे लगे आज के कंटेंट्स आपको? उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूं, तो मेरे आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे इनकरेज करेगा कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक।